मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ आफ्टरनून सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये फोकस किया गया है ग्रेप कल्टीवेशन पर, और जो भी हमारा निश एरिया है ग्रेप्स का वो गांधरबल है। और हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनको जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम फेनिन चिकन है वो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं। फार्मर्स की ये प्रॉब्लम देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं जिनका एक्सपर्टीज़ है ऑल टुगेदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ऑल द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, और वो जो आज डिलीवर करेंगे वो करेंगे ऑन द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एज फार एज ग्रेप इज कंसर्न। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट साहब को, जो प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में इन डिवीजन ऑफ बेसिक साइंसेज। प्लीज़ सर, आप आके हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि हाउ दे कैन मैनेज दिस डिसऑर्डर इन ग्रेप। Good afternoon and assalamu alaikum to all. As she introduced myself that I'm working in this esteemed institution in the division of basic science and humanities. Before I start my presentation, a little bit about our division. It comprises of 3 disciplines as it is written: plant physiology, biochemistry and microbiology. We have MSc programs running there, as well as from this year PhD program in plant physiology has been started, and also in biochemistry PhD program is already running. So coming back to our topic in this training program, physiological disorders in grapes. Regarding this language, if I speak in Urdu, I think the respected farmers are also there. Is it comfortable if I speak in Urdu also? Okay. As you can see, our topic is physiological disorders in grapes. Grapes is also a very important crop in our state, as well as at the national level. You must have attended different programs here wherein they must have briefed you about the production, area, cultivation and other things. However, my topic is related to the physiological disorders in grapes, particularly to the physiological disorders. Next slide please. Next. So first of all, we will have an introduction. What are the physiological disorders? Forgive me, I forget to speak in Urdu. सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में डिफरेंट डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो डिजीज़ होता है, कोई भी बीमारी जो इस प्लांट में होती है, किसी भी प्लांट में, दैट इज इटसेल्फ ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, because that disturbs the physiology of a plant or any tree. तो फिर हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसको कहेंगे? जैसे इसमें लिखा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिविएशन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट which occur due to adverse climatic condition, nutritional imbalance or genetic inheritance. फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हम उस चीज़ को कहेंगे कि जो जैसे हम इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को, उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए या इनहेरिटेंस की वजह, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो डिसऑर्डर्स जो लिविंग थिंग्स की वजह से ना हो, जैसे फंजे, बैक्टीरिया, पैथोजन, जो भी बाकी पैथोजन्स हैं, उनके बगैर अगर कोई प्रॉब्लम इस प्लांट में होती है, वी कॉल दैट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बट आई टोल्ड यू, टेक्निकली अगर हम स्पीक करें, जो भी आपके डिजीजेस वगैरह हैं, दे आर ऑल्सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बिकॉज दे डिस्टर्ब द फिजियोलॉजी। बट जब हम इसको स्टडी करते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वी से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को उनसे क्या किया गया है, अलग किया गया है। किन से? जो कि दूसरे ये बायोटिक फैक्टर्स से होते हैं प्रॉब्लम्स, उसको उनसे अलग किया जाता है। देन नॉट कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ये डिस्कस किया कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इनमें होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जो भी जैसे हमारे रेस्पिरेटरी फॉर्म में इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्लांट्स में जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हो,
फंगस की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, या किसी और चीज़ की वजह से हो जो लिविंग हो, उसको हम डिजीज वगैरह जो पैथोलॉजिस्ट आपको बताया होगा, एंटोमोलॉजिस्ट ने बताया होगा, तो उसके बगैर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर आप डेफिशिएंसी हो, एक्सेस भी, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमें पता है कि नाइट्रोजन आप देते हो, कुछ भी देते हो, कैल्शियम देते हो वगैरह, उसमें जब आपको फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं, डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हो, न्यूट्रिएंट की एक पर्टिकुलर लेवल होती है। अगर उस ऑप्टिमम के ज्यादा भी आप दोगे, जैसे कॉमनली खाना भी खाएंगे, इवन अगर वाटर आप नहीं पिएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हद से ज्यादा पिएंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। इवन यू मस्ट हैव हर्ड कि कुछ डेथ्स भी हुई है जो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से और लिमिट क्रॉस कर दी। सो इसी तरह न्यूट्रिएंट्स में एक बैलेंस चाहिए। अगर वो डेफिशिएंसी हो वो भी प्रॉब्लम करेगा, अगर एक्सेस हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, बिफोर वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक जो आपको रिमेंबर करना है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट प्लांट्स ऑल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। ये जरूरी नहीं कि एक ही स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इसको इफेक्ट कर सकता है। They are not transmissible because they occur without or in absence of infectious agents. Now up to this point it's clear कि आपको पता है कि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही इसको डिफरेंशिएट किया कि फिजियोलॉजी में जो, जिसको हम फिजियोलॉजिकल उर्दू में कहेंगे, फिजियोलॉजी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, हालांकि बीमारी हम कहते हैं दूसरी चीजों को, लेकिन फिजियोलॉजी की वजह से जो इसमें चाहे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो या क्लाइमेटिक फैक्टर हो, उसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाएगा। क्यों? इसमें वो ट्रांसमिसिबल एजेंट नहीं है। अच्छा, डीलिंग विद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफन मींस डीलिंग विद द कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम ए पास्ट इवेंट। जो आप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं ना, दैट मींस डीलिंग विद ए पास्ट इवेंट। मतलब क्या है इसका डीलिंग विद द पास्ट इवेंट? जब कोई फिजियोलॉजी में आप इसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वहां फॉर एग्जांपल प्लांट को, लेकिन आपने किसी पर्टिकुलर स्टेज पे उसको प्रॉपर बैलेंस में फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह नहीं दिया, एट ए पर्टिकुलर सम स्टेज इन द फ्यूचर इट विल मैनिफेस्ट, उसका असर हमें दिखाई देगा। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? वी डील विद द इफेक्ट ऑफ द पास्ट। समझ गए आप? कश्मीरी में भी ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जो ये है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम कह रहे हैं कि वी विल यूज ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, अक्सर बाइलिंगुअल होता है, ट्राइलिंगुअल भी करेंगे, कश्मीरी, उर्दू एज वेल एज इंग्लिश। मकसद यही है कि बात कन्वे होनी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? यू डील विद समथिंग व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। अगर आपने पास्ट में इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं दिया, उसका इफेक्ट आप देख रहे हो फ्यूचर में, तो ये होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में। अच्छा, अब आप जो आगे कंफाउंडिंग इफेक्ट होता है फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नॉट ओनली कॉज डैमेज देमसेल्व्स बट आल्सो सर्व एज द ओपन डोर फॉर पैथोजेंस। अब देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप कैसे हो गया। अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, मान लीजिए फ्रूट का बाहर की सरफेस डैमेज हो गई, दैट एक्ट्स एज ए एंट्री पॉइंट फॉर पैथोजेंस। फिर वो ओवरलैप हो जाता है, हमको लगता है कि ये पैथोजन ने ही किया है, हम बेसिक कॉज को इग्नोर कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें हम फिर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं। हालांकि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अगर हम समझे, ये मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताया बिफोर वी मूव फर्दर। ओके, फैक्टर्स इम्प्लिकेटेड इन ऑकरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे हो सकता है? अब हमने बोला बैक्टीरिया से नहीं होगा, फंजाई से नहीं होगा, इंसेक्ट्स वगैरह से नहीं होगा। जो भी जिंदा जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उसको आप इंसेक्ट्स को आप ये एंटोमोलॉजिस्ट पढ़ाता है, जो भी आपके फंजे वगैरह है, बैक्टीरिया, उसको पैथोलॉजी में आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिसऑर्डर हो सकते हैं, इरेडियंस, बेसिक फंक्शन है प्लांट का, ये फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसको रेडिएशन चाहिए। लेकिन आपको पता है सन से जो रेडिएशन आती है उसमें सिर्फ वो वेवलेंथ्स नहीं होती है जो हमारे लिए प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, उसमें हर टाइप का स्पेक्ट्रम, यूवी होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, या अगर जो हमारी रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं उसकी भी अगर इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, सुनो इसके नित की यूज आफ्ताब की रोशनी से पेवान
यमन प्लांटन पे सो कत कालस पे शिद्दत कह, ठीक है, वो भी इफेक्ट करती है प्लांट्स पे कि प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। तो उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए दैट कैन कॉज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है उससे प्लांट के फ्रूट क्वालिटी वगैरह हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जिनकी वेदर कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि हमारा खाना जो है, जो हम खाते हैं वो डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लेकिन प्लांट क्या खाते हैं जिससे फूड बनाते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ये फोटोसिंथेसिस से कन्वर्ट करते हैं किसमें? फूड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितनी है दैट आल्सो इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हीट स्ट्रेस, बाहर टेम्परेचर कितना, जो आप बोलते हो आजकल हमारे फार्मर्स क्लाइमेट चेंज, माहौली गर्मी के, उससे भी प्लांट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारे टेम्परेचर ही हाई नहीं, अभी आप देख रहे हो कि विंटर में हम फेस कर रहे हैं लो टेम्परेचर, जब सब जीरो चला जाता है, विंटर इंजरी और फ्रॉस्ट, वो भी हमें हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। विंड, हवा कितनी तेज चल रही है, हवा से ज्यादा का काम तेज है, वो भी कर सकता है। केमिकल इंजरी, वो हम आगे देखेंगे कि जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं प्लांट को, दैट कैन आल्सो कॉज डिसऑर्डर्स। मैकेनिकल इंजरी, हम इसको जब उतारते हैं अथवा लोग हमारे नाखून उसमें तो नहीं गया, हमने जोर से तो नहीं फ्रूट गिराया, उससे भी हमारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। सॉइल प्रॉब्लम से हो सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, वाटर स्ट्रेस से हो सकते हैं, सॉल्ट स्ट्रेस से हो सकते हैं। स्ट्रेस को कि जो मैंने अभी कहा हद से ज्यादा होगा या कम होगा, वो क्या करेगा? स्ट्रेसफुल। जैसे हमारे लिए बॉडी के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, हद से ज्यादा सर्दी बढ़े हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है, हद से ज्यादा गर्मी बढ़े हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी फ्लक्चुएशन को कहते हैं स्ट्रेस। इसी तरह प्लांट्स में भी वाटर स्ट्रेस हो सकता है, पानी ना हो, ड्राउट हो, खुश्क से लिया तो उसको भी प्रॉब्लम करेगा प्लांट को। लेकिन हद से ज्यादा पानी हो, फ्लडिंग है, अगर प्लांट को हद से ज्यादा पानी देंगे, फ्लडिंग से क्या होगा? दम प्लांट्स रूट को, वो भी प्रॉब्लम करेगा। सो दीज आर न्यूट्रिएंट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब आपने जो आपको जो साइंटिस्ट है, फ्रूट साइंटिस्ट, जो आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आप उस हिसाब से नहीं अप्लाई करेंगे दैट कैन कॉज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या जेनेटिक फैक्टर्स। आप देखो, दो इंसान होते हैं, अभी सर्दी है, एक को ज्यादा ठंड लगेगी, दूसरे को कम, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल वी डू जेनेटिक मॉडिफिकेशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस वाज एन ओवरव्यू कि व्हाट आर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट कैन हैपन। अच्छा, जो लास्ट में बैक प्लीज, एक मिनट, ये साल्ट आया है उसमें, हाई साल्ट, ये क्या होता है? आई एम कमिंग टू, मैं वो बताऊंगा। जर्मन में गोइनथी नीचे मैंने कहा जेनेटिक फैक्टर्स। अब हमको ये समझ आया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकता है कि अंदर से ही जीन्स ऐसे हो कि वो प्रॉब्लम करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। नेक्स्ट। अब हम देखेंगे ए, पहला हमारी कैटेगरी है काइमेरास और स्पोर्ट्स। बैक प्लीज वन पे। अच्छा, आप देख सकते हो ए में पहला है हमारा वेरिगेशन। अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पे फील्ड पे अपना क्रॉप, हमें लगेगा कि कोई डिजीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बट ये जो वेरिएशन है ये क्या है? एक जेनेटिक फैक्टर है। इसमें लीव्स में दो टाइप के कलर्स हमें नजर आते हैं। मान लो ये इसकी फितरत में है, जिसको हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, उर्दू में हम कह सकते हैं कि इसकी फितरत में है, जो इसके अंदर जीन्स है। काइमेरास किसको बोलते हैं? जैसे आपने माइथोलॉजी में सुना होगा ना, जेनेटिकली हम बोलते हैं व्हेन मोर देन 2 टाइप ऑफ जेनेटिक सेल्स वेरी करते हैं ना, एक साथ आ जाए। माइथोलॉजी में इसको ये ग्रीक से निकला है कि जैसे हेड हो शेर का, बॉडी हो बकरी की, टेल हो सांप की, उसको काइमेरा बोलते हैं। लेकिन जेनेटिक में ये बोला जाता है, ये टर्म जो काइमेरास है ना, जब आप देखते हो कि जेनेटिकली वेरीड सेल्स, 1 से 2 टाइप के सेल्स एक साथ आ जाए, उसको हम काइमेरा या स्पोर्ट्स को बोलते हैं। एक स्पोर्ट होता है खेलने का स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब जो एब्रप्ट कोई अनयूजुअल थिंग प्लांट से निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट जो निकलता है वहां से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कोई डिजीज नहीं है, ये इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेरिएशन है उसकी वजह से भी ये हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। या उधर देखो आप, एक ही प्लांट पे 2 टाइप के बंच आएंगे, डिफरेंट टाइप का बंच निकलेगा। ये हम क्या देख रहे हैं?
काइमेरास दिख रहे हैं, यस सपोर्ट। इसमें पहला टाइप क्या है? वेरिगेशन। सेकंड, नेक्स्ट। अच्छा, फैसिएशन जो है आप देखोगे कि ये चपटा हो जाता है, इसका जो ये है ना ये स्टेम वगैरह जो है ये क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है, ठीक है, समझ गए आप? इसको कहते हैं जेनेटिक फैसिएशन ऑन शूट्स। अब देखो ये जो फैसिएशन है इसका काज हो सकता है फैनली वायरस, जो पहले वेरिगेशन है। हाँ बैक जाओ। वेरिगेशन भी तो ये टाइम शो सा ये कंडीशन ये बेसिकली ये आसान म्यूटेशन हां ये आसान एक्चुअली मतलब ये गैस कुली बाडस गैस म्यूटेशन ताकि बाच या टाइम पर उस ग्रेड में ना स्वास होता है साहिबी टाइप, अगर ये साहिबी कुली है ये नेचुरल म्यूटेशन मतलब ये ब्याक चीज आसान कि मैम करा ये म्यूटेशन करना मगर युस तुहिद बाग ना बेशी आसान ये मतलब बाग बुड़न ना बुड़न यूता मर्सी यूता कैसे ज्यादा यूता लॉक का यूता कैसे कम तो ये बड़ी मतलब है ये कि फॉर एग्जांपल अगर तो कुछ ना कुछ है ये लीफ चेंज वो लीफ चेंज अच्छी म्यूटेशन हो ये चाहवा कि अदर कुछ तो जिक किस्म ये एक्सिक्यूटिव हु कलर थे एक्सिक्यूटिव दिस इज म्यूटेशन मगर ये यूजफुल कुछ साथ है अनयूजफुल आसान कुछ साथ है यूजफुल को फॉर एग्जांपल तो साहिब लगे मज दे अगर तो म्यूटेशन गई ना युस तो दाशने साहिब को वायरस मगर सो म्यूटेशन से टैप इन द सेंस को फॉर एग्जांपल ये साथ तो ये लर्न द्राय ना इस केरा बाड पे लर्न सो लर्न से रश अगर सो असली म्यूटेशन अगर खराब है तो सो इसी कथा ते हां यस मगर मे बी सो अगर टाइम को असला तू साहिब को जो साहिब में शुद्ध के प्रॉब्लम्स मे बी योस म्यूटेशन के साथ तीन प्रॉब्लम्स के सो से राटिंग सो लर्न से राटिंग सो से बड ताकि यून टाइम पर प्लान गसा ति गसा सही। थैंक यू प्रोफेसर अमीन साहब। ये मौका होता है आप इन्होंने इस पे एडिशनल ये बोला कि म्यूटेशन जो मैं कह रहा था ये कोई डिजीज नहीं है। अगर आप उसको प्रोपेगेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये फेवरेबल है, अच्छा अब मैंने बोला कि ये वायरस से भी हो सकता है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वायरस से हुआ है कि जेनेटिक से है, बैक्टीरिया नहीं हो। अगर वायरस में भी मैंने बोला ना ये चीज सिम्टम आसान किसमें, जब ये वायरस से होता है। वन थिंग जो आप एज फ्रूट साइंस मेरे से बेटर जानते होंगे कि वायरस जो है जब आप ग्राफ्टिंग करते हो, ग्राफ्ट यूनियन, वो कैरेक्टर वायरस का दूसरे प्लांट में भी चला जाएगा ना, मतलब वायरस किस में चला जाएगा तो वो उस प्लांट में भी करेगा जिसमें आपने उसको ग्राफ्ट किया। लेकिन ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है अगर आप इसको दूसरे पे ग्राफ्ट करोगे भी ये उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसके साथ साथ क्योंकि हमें और भी स्लाइड्स हैं, वी विल फर्स्ट फिनिश देन वी विल डिस्कस। अगर किसी को कोई पॉइंट है वी विल डिस्कस दैट। तो नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने कहा फैसिएशन ये भी वायरस से भी हो सकता है लेकिन समटाइम्स इट कैन बी ड्यू टू म्यूटेशन। थर्ड ये विचेस ब्रूम है, मैंने कहा वेजिटेबल्स वगैरह में भी होता है, इंसेक्ट से भी होता है, फंगस से भी होता है, लेकिन इट कैन बी ड्यू टू ये जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें जेनेटिक जो म्यूटेशन का। इसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मल लीव्स है इसमें नहीं बनते हैं, एक ब्रूम जैसा बनता है, इसको बुल वाइन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन जो है ना एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन की लेवल इसमें कम हो जाती है, तो इस तरीके की शेप इसमें आ जाती है। तो ये भी आप दिमाग में रखिए कि दिस कैन आल्सो बी अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अच्छा लीफ डिस्टॉर्शन, आप देखो ऊपर नॉर्मल लीफ से नीचे वाले में इसमें लीफ डिस्टॉर्शन है, दिस कैन आल्सो बी ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम। ये पहली कैटेगरी थी हमारी। नेक्स्ट, अच्छा ए था काइमेरास, अब बी है डिसऑर्डर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो भी तक हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उससे भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन से ज्यादा आपको पिक्चर्स ही दिखाए जो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं और फार्मर्स बैठे हैं, ताकि हम उनको उसमें डिस्क्रिप्शन में बोर न करके उनको एक विजुअल एक्सपीरियंस उसकी करवाएं। आप देख सकते हो जो हमारे रेस्पेक्टेड फार्मर्स भी है यहाँ पे, जो एंटरप्रेन्योर्स भी है, यू कैन सी दैट, प्लीज पे अटेंशन हियर, यू कैन सी डिसऑर्डर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कि प्लांट जो ग्रो करता है इसको एनवायरनमेंट से बहुत सी चीजें चाहिए, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, जैसे ड्राउट हो, सूखा जिसको हम कहते हैं, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। यू कैन सी कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल अगर हो, या जो ओले वगैरह पड़ते हैं ना, जो हमारे बर्ड्स वगैरह है और जो उनके फ्रेश अभी जो होते हैं ना स्टेम्स ग्रीन में होते हैं, यू कैन सी कि अर्ली सीजन हेल इंजरी कैसे हो सकती है। फिर आप देख सकते हो कि हीट इंजरी का है,
यहाँ से हीट इंजरी हुआ, जहाँ पे ये एरो दिखाया है, यू कैन सी एरो वाला जो हीट इंजरी है, और वहाँ से वो नॉर्मल वाला है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे देखो आप, यू मस्ट हैव सीन मेनी डिजीजेस जिनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मैं आपको आगे इम्प्लीकेशंस बताऊंगा। जो आप आजकल नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड इफेक्ट कम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट ये समझ पाएं कि देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विच कैन बी ड्यू टू नॉन पैथोजेनिक कॉजेज, जो लिविंग थिंग्स के बगैर कर सकते हैं, और उनके सिम्टम्स वैसे ही हो सकते हैं, ताकि हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड वगैरह न करें। तो उसके बाद सॉल्ट टॉक्सिसिटी आप देख सकते हो कि बिल्कुल लगता है कि जैसे कोई बीमारी इसमें फैली है। नेक्स्ट, अच्छा अभी हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस आगे देख रहे हैं। जैसे देखिए, लीव मालफॉर्मेशन कॉज्ड बाय कोल्ड इंजरी टू बड व्हाइल दे वर स्वोलन बट येट टू बी ब्रोकन। आपको पता है कि जब अभी फेब मार्च में हमारा ये क्रॉप चलने लगेगा, फेब एंड में अचानक सर्दी आ जाती है। पहले जो बड था वो रेजिस्टेंट था, डॉर्मेंट था, उसमें ये कोल्ड से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस स्टेज पे इसको ये हो जाता है ना, अचानक सर्दी बढ़ गई, अंदर बड में ही वो डैमेज हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो लीव बनता है ऐसे बनता है। तो अगर हमें पता ना हो, वी विल इमीडिएटली रश कि इसमें बीमारी हो गई, वो बीमारी नहीं होती है। अच्छा, ए यंग ग्रेप शूट किल्ड बाय स्प्रिंग फ्रॉस्ट, ये भी देखो आप, स्प्रिंग में जब फ्रॉस्ट अगर हो जाए किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। malformed and mottled leaf developed after winter cold injury, अगर विंटर में कोल्ड इंजरी हो गई कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा तीसरी कैटेगरी हमारी है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, हमें पता है कि यू नो जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पढ़े लिखे हैं, जो फार्मर्स भी हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते रहते हैं, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे जिसमें कश्मीरी में हम होते हैं अच्छे खाद पसर, मतलब जो वो खादें वगैरह आप लगाते हो वो क्या सप्लाई करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट करता है, जो आपको पता है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स में जैसे एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है, आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर वगैरह जो भी है, आप देख सकते हो कि ये कोई पैथोजन से डिजीज नहीं है, ये है पहले बोरान की डेफिशिएंसी की वजह से। आप जो हम आगे डिस्कस करेंगे जो ये है ना, इस पर ज्यादा है रोशनी डालना, ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ये गसा ज़्यादा आयरन भी और मैग्नीज भी है। हाँ, आप देख सकते हो कि आप आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ये जो बोरान, ये आप देख सकते हो कि जो मैंने कहा तीसरा वाला जो फोटोग्राफ है, ये बोरान टॉक्सिसिटी है। इसमें क्यों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, जो कैल्शियम वगैरह है ना, जो चीज आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाए ना, वो जाएगा लग्जरी कंजप्शन में, मतलब आपको कोई फायदा तो नहीं मिलेगा। ये बात आप जरा प्लीज अंडरस्टैंड कर लो। जैसे आसान जो है नाइट्रोजन वगैरह देना है, अगर आप नाइट्रोजन जितना देना है उससे नाइट्रोजन क्या दोगे ज्यादा, प्लांट को उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो एकदम टॉक्सिसिटी जोन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा हाई क्वांटिटी में ही जरूरत होता है, वो जाएगा लग्जरी कंजप्शन में। लग्जरी कंजप्शन वो एक स्टेज होती है प्लांट की जहां पे उसको कोई फायदा नहीं होता, आप अपना पैसा जाया करते हो। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑलरेडी प्लांट को चाहिए बहुत कम क्वांटिटी में। अगर उनकी क्वांटिटी में आपने कोई एहतियात नहीं बरता, आप बोलोगे चलो इतना डालना था थोड़ा और डालते, दैट विल इमीडिएटली शो टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स। तो एसेंशियल तो दोनों है, लेकिन उस एंगल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैक्रो में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कुछ थोड़ा हो जाए तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो लग्जरी कंजप्शन में चला जाएगा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। अच्छा, जो हमारे अभी एक फार्मर ने पिन पॉइंट किया कि आयरन टॉक्सिसिटी, आयरन डेफिशिएंसी सॉरी, मैग्नीज, मैग्नीशियम का जो आप देख सकते हो ग्रीन जो रहते हैं पोर्शंस, बीच में इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। फिर जिंक का जो यहाँ पे ऊपर आप सेकंड पिक्चर देख रहे हो हैन एंड चिकन, इस पे आप अलग से, जो ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्रॉब्लम है, इसको हम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन तो इसमें हमारा आयरन तो आज बस सॉइल टेस्टिंग जा करूँ ना, मैं उसकी यार दोस्तों तो इनसे याद है कैसे ना इसका सामने मैंने इसको दर्द रिलेट पता छुट्टी नहीं होता, छूट गई यार प्रॉब्लम क्या था ना आयरन बुझवा तब नॉर्मली ये शिना करा सॉइल टेस्ट में करा। फॉर एग्जांपल अगर तो ये प्रॉब्लम छ ना इवन वो तो आशो ते आयरन प्रॉब्लम छ ना, आयरन प्रॉब्लम है
बस सोई कत वन मगर ये सात नॉर्मली टेस्ट करान तथ मे वुचान NPK बे वुचान कैल्शियम बोरान तमो आयरन वुचमुत कह तुम स्पेसिफिकली अगर तुम सॉइल टेस्ट कर तिमन वनो तुम अस वुचन आयरन अगर आयरन कमी आते क्या वुचु तुम आसो आज तक आयरन दितमुत सर अगर फुल यूनिवर्सिटी गए मतलब टेस्ट जितने गसान ना इसका सा एग्जामिनेशन ठीक है सैंपल का अच्छा डॉक्टर साहब ये जो है ना आपका टेस्टिंग में वो ना कि पहले फ्लो में आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा, फिर हम हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ आए, डॉक्टर प्रोफेसर खालिद साहब है, प्रोफेसर अमीन साहब है, उरूसा जी है, तो वो एक अच्छा रहेगा कि वी विल डिस्कस द थिंग्स, लेकिन पहले एक ओवरव्यू तो आ जाए कि व्हाट वी आर, अदरवाइज वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये जो आपकी टेस्टिंग का है इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग कि कौन सी टेस्टिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है। उसका मैं नाम सिर्फ बताऊंगा, टिश्यू टेस्टिंग, कौन सा पार्ट हमें प्लांट का लेना है क्योंकि वो सॉइल में होगा भी, आपके प्लांट में नहीं होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुच वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जैसे आपको पता है इस पे हमने अलग ट्रेनिंग्स की है कि जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हैं कफ कित सिम्टम से आसान, अभी हमारा वो यहाँ मकसद नहीं है, अभी हमें समझाना है कि फार्मर को ये समझ आ जाए, एंटरप्रेन्योर को ये समझ आ जाए कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं छिड़कनी है, पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़कने हैं, कि काज कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जब हम आगे देखेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, अब इसमें ऐसी कैटेगरी नहीं है कि आप बोलोगे कि ये न्यूट्रिएंट है बस इसका ये सिम्टम आएगा। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए जो हमारे यहाँ एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर से आप पता होगा, पीएच वैल्यू जो सॉइल टेस्टिंग में प्रोफेसर अमीन साहब भी कह रहे थे, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो बताते हैं कि पीएच वैल्यू सॉइल का क्या होगा, कि एक पर्टिकुलर पीएच है नियर एसिडिक थोड़ा सा और नियर न्यूट्रल, जिस पे सारे एलिमेंट्स अच्छे से अवेलेबल होते हैं। अगर वही पीएच चेंज हो जाए तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बैलेंस क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे एसिडिक ज्यादा हो जाए, आपका कैल्शियम, ठीक है, आपका बोरॉन, आपका ये मैग्नीशियम वगैरह जो है ना डिफिशिएंट हो जाते हैं, या फास्फोरस चला जाए, जिंक और आयरन की इफेक्ट पड़ता है, मैग्नीशियम ऊपर हो, कैल्शियम ऊपर हो, पोटेशियम कम हो जाता है, ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट का फील्ड है, न्यूट्रिएंट कैसे हम दे दें, इट्स एक बड़ा फील्ड, लेकिन जब आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं उसमें पैरामीटर होता है पीएच। अगर वो पीएच आपकी रेंज में नहीं है, आपके न्यूट्रिएंट सॉइल में होंगे लेकिन आपको वो अवेलेबल नहीं होंगे, फिर एक न्यूट्रिएंट दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, ऐसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे जो किताबों में नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ सॉइल टेस्टिंग और उसके साथ साथ सॉइल टेस्टिंग के साथ साथ प्लांट टिश्यू एनालिसिस। जैसे आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स मोबाइल होते हैं, कुछ इमोबाइल होते हैं, सॉइल में अलग मोबिलिटी है, प्लांट में अलग। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारा आगे डिसऑर्डर भी देंगे कैल्शियम, कैल्शियम स्प्रेच करना, आपकी सॉइल में कैल्शियम होगा तो कर रही हूँ सॉइल टेस्ट, वहां पे क्या निकलेगा, कैल्शियम इज देयर, लेकिन जब आप प्लांट टिश्यू का एनालाइज करेंगे वहां कैल्शियम नहीं होगा। हाँ, और इसको जो है मोबिलिटी की नहीं है, पानी जब तक ना हो फिर ये उसी स्ट्रीम में चला जाता है ऊपर, लेकिन यदि प्लांट्स में गसान टिश्यू कैल्शियम या जाए वो पचुन तमिश उकुन गसान की अवेलेबल, अगर नाइट्रोजन कमी गसी नईस लीवस मज बड़ी लीव पे स्लो डेवलपिंग लीव हुचुन मोबाइल आसान कि तम खतर करान कि सॉइल टेस्टिंग सही इंपॉर्टेंट जिस पे हम ध्यान नहीं देते, प्लांट टिश्यू एनालिसिस जो हाँ बिल्कुल जो आप आ रहा है ना पीट्यूल तो यम साथ तो फ्लावरिंग गसान फुल ब्लूम 50% फुल ब्लूम तो तमी तुलन जो सॉइल सैंपल तुलान यम लीवन हिंद फ्रेश लीव तिहन सो डंडी लीवन पीट्यूल ये वन तम जमा कर तम लैब मज अन तथ करना टेस्ट सह वन तुम कि सॉइल मज अगर तुहद प्लांट हेकान कि ना तुम पे फोलियर स्प्रे कर नबर किन स्प्रे कर जरूरत, हालांकि सॉइल टेस्टिंग तीत असल पे कर तो टिश्यू एनालिसिस मतलब तूता वोतमुत, हालांकि तुम आराम सान सान यूनिवर्सिटी मज सैंपल अन तक दिनो तुम टिश्यू सैंपलिंग कर डिपार्टमेंट मज पे रेफरेंस इत वन ब्लड प्रेशर, डॉक्टर वुचान ब्लड प्रेशर
छना वुचन बीपी छ गो अगर तमिस आसा रेफरेंस वैल्यू पाय 120/60 हसा छु सही सुशेस विचा अमी होर कि विचा अमी इथे कन छु प्लांट्स मस ते आसा एक नॉर्मल प्लांट्स में कुता गसी आसो ये तु पन सैंपल न्यू तैयार नहीं कि अच्छा काम कि ना छु ज्यादा वो ये छु उनके साथ थोन यार कि सॉइल सैंपलिंग से चाहे पीएच वुचनाउ ता सॉइल सैंपल तम पछ करनाउ टिश्यू अगर ने तम से मसलो गो हल कि इसके में तो कैल्शियम हो अगर तय कहावनी कैल्शियम सुनते कि सॉइल में तु त्रय सॉइल सब कैल्शियम ट्रू होते प्लांट हेक न सुनिए कि तय सुन कि पाप से में अवेलेबल पुलिस बराबर ये आपस में गसा ये पता अगर तम पछ टिश्यू के साथ तो क्या जानते मैं मच स्प्रे करो ठीक है we will discuss this further next अच्छा वहां with this D category A category हमने कैमरास देखा पातु विशेष एनवायरमेंटल फैक्टर पातु विशेष ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्टर अब हम देखेंगे श्रिवल फ्रूट डिसऑर्डर कि एक्चुअली बासा फ्रूट से गुमुत श्रिवल इशु चमप्योमु ये है कि ऐसे डिहाइड्रेशन अच्छा आबिश कमी आत्मदिन साथ ड्राइनेस वगैरह ब्याह का प्रॉब्लम छ क्या वनान छ बंच स्टेम नेक्रोसिस युस बंच छ कि ये इस से अभी छ बंच क्या से ये टाइनी रेट छ मन या पेटन दे छ आज छ गसान नेक्रोटिक एरिया छ मरान मतलब सो ब्राउन गसान हुसानी मन जा बुझो अहमस क्या छ युस ते मुख्तलिफ प्रोग्राम कर युस प्लांट्स में रिजर्व छ कार्बोहाइड्रेट साथ प्रूनिंग ट्रेनिंग छ ना करा अगर तु ज्यादा करियो प्रून नेक्स्ट वरियस खतर रोज तमस रिजर्व फूड की अगर तु कम करियो सो बनाई तीसा लंज ये चल जरूरत आसे कि रिजर्व गसन गो सोशल मीडिया में टॉपिक है मगर इन छसा रिलेटेड थिंग्स इन छसा रिलेटेड आत्मस क्या छु गसन अगर हम साइंसेस पर की वुचो हम जो साइंस की अमोनिया शायद जमा गसन अमोनिया क्या हो जाता है जमा हो जाता है उसको कन्वर्ट करता है प्लांट इनटू अमीनो एसिड ग्लूटामेट आक अमीनो एसिड छु तहम छु कन्वर्ट करा मगर इसमें तो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व अगर ने प्लांट्स में आसन की सो अमोनिया से एक्युमुलेट गसन अश बासा यह तो लर्न ददरे इमीडिएट हको ने साथ करी कि मैं वना कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर छ आसान ऐसे भुगतन प्राणन अमलन नतीज यानी कि अगर इस सेहत मस्ती करो कि गोड करो क्या गलती पाछ तक पास सो भुगतन मगर अम खतर रेमेडी ये आसान कि आगे खतर छ आसान सोचो कि अगर मैं ये वरी ये प्रॉब्लम तुझ अथवा मैं मोहरो कि इसके रोज करो नई वरी करने भी प्रॉब्लम कि ये छु बंच स्टेम नेक्रोसिस अच्छा तम पछ सनबर्न युस विंडोज का तरह की जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि सनबर्न जो है एक्सट्रीम्स ऑफ हम टेंपरेचर देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा लो जाएगा जैसे हमने एप्पल पे काम किया सनबर्न में हमने जो प्रोफेसर खालिद साहब इनको पता है अमीन साहब को पता है हमने वहाँ ये क्योलिन एक क्ले है चाइनीज के उसको लगाया 5-7% हमने स्टैंडर्डाइज किया उसमें सुच मुक्त मामूली मुझे हुई मिल से कोशिश भी बोलो सोच एक्सबुक क्योलिन नहीं सोच स्प्रे करा प्लांट में सोचा तह बनावान सनिस फ्रूटस पेट की झूठिस चेस को टेस्ट सुशना दिवानी अगर इस पांद रोजना तापस ये आसमा जो होल नेबर तापस तो वुचो कि दजान छु सिके वजुल छु गसान पथे के छु बरन सो गसी छा कि ना इथे कन जो फ्रूट अने जे चम चीज दजान अच्छे बना सन तो सा सोरे कोरमु ठीक मगर इस साथ सन बरन गो यस तेस मेहनत कर फ्रूट बनावनस पे उस कस्टमर छ सुबह है खराब न गस नहीं कि वो यमन चीजन हन तुछ ऐसे ख्याल वनकस सो रिकमेंडेशन एक्सटेंड हेको करी ग्रेप्स पे लिटरेचर्स मस कि तुम हेकू क्योलिन पे स्प्रे कर बे सस्ते अच्छा इस बेरी श्रिवल यह ब्या अमी तरीक डिसऑर्डर इस गसान कि बेरीज क्या गसान चमटा वो इस चमटन जब वो तुम कि नेक्रोसिस यह पैथोजन आतस या कह दवा वो वल जे बह दवा तो यह ठीक नेक्स्ट प्लीज बेटा अच्छा ये तो हमने एक इन जनरल बताया कि इन डिसऑर्डर से अगर क्या वो स्पेसिफिक अहमद डिसऑर्डर वो तो हमने ब्रॉड कैटेगरीज बताई क्या खास खास हालांकि है तो बहुत इसमें लेकिन एक चीज है ये जो आपको हम डिसऑर्डर्स बता रहे हैं ना अक्सर इसमें जो मैंने अभी तक बताया ये आपको नेट पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा तो इस पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है अच्छा अब ये जो कॉमन आप देखोगे वाटर बेरीज इन बसान में आब बेरीज क्या बसान आब टुकल थे कि बसान इन शुगर कम
keeping quality कम तो affected berries become watery, soft and flabby and ripe ठीक and shrivel and dry by the time of harvest पच्ची uses when you समटन हो ना इनसे समटान next अच्छा किस वजह से होता है uses word में तेज तेज पेट अगर नाइट्रोजन जो कम हिसाब ये तो जरूरत नाइट्रोजन is very important but मैं बोलता है कि आप लिमिट चाहता है उसमें से recommendation allowance is done था कि ये कैसे तक मास्टर बना चुका सुना सो इसके लिए अच्छा कैनोपी शेडिंग से हो सकता है कूल वेदर ड्यूरिंग फ्रूट वेराइजन एंड राइपनिंग वेराइजन जो है ये क्या होता है आपने अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया यू टेल जब कलर चेंज होती है ना फ्रेंच टर्म है सिंपल हम बोलते हैं ना कलर शु चेंज गसान ठीक है अगर तमीज आसी ठंड वेदर तम सित है की चीज तिमन चीजन पर छुनस कंट्रोल की मगर हुत पर छुनस कंट्रोल एक्सेसिव नाइट्रोजन छुनस दुन के irrigation nitrogen should be avoided during berry development to reduce water berry formation इस साथ berry ऐसे develop गसान नष्टमिज आब दुन ज़्यादा नष्टमिज नाइट्रोजन दुन ज़्यादा एंड किसने इस कलर वो चेंज तंपत चुन तक ज़्यादा पत्तिन पत नाइट्रोजन दुन के अच्छा trimming of affected berries during harvest is a common practice although labor intensive यानी कि इस तेरे करावा क्यों इस समय ये चीज इन सुनो वैसे सेट्टी मगर इशू बांधिश करता था अच्छी लेबर लगा पाते वारिया यूज़ है कि करीब कम या ऐसे गाड़ियाँ किया तो सही तक करीब next अच्छा दूसरा डिसऑर्डर या सलमना ची ममिफिकेशन अच्छा affected berries in severe cases shrivel and dry at the time of harvest leads to mummification यम साथ ही ripen ची गसान dry ये कहीं बिल्कुल समझे गसान मगर हमें कॉल सुनो मैंने पूरा पाया मुझ के बेसिक है कि इसे सुई से बड़े मोड़ डिहाइड्रेशन बगैर जो सासान चला सो है क्या इफेक्ट करे नेक्स्ट जरा बेटा नेक्स्ट मैं आपको तरीके से अच्छा हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर ये जो हमारा हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर है ना जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ हमें बोला जाता है कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर है हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर हालांकि अगर हम इसमें बाहर की कंट्रीज में भी देखिए एब्सोल्यूट कॉज तो इसको देखा नहीं गया है कि एब्सोल्यूट मगर सोल्यूशन सिंपल की जो इसका बेसिक रीजन है वो है कि पॉलिनेशन के साथ गसान चाहिए पूरा सोशल सही तरीके गसान कि तथ मज आमुत वुचन कि एस्टैब्लिश्ड वुनतान पॉलिनेशन की बोरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करान सॉल्युबार वगैरह स्प्रे करान रिकमेंड कोर्मुत बोरान करान इंपॉर्टेंट बे ब्या माइक्रो न्यूट्रेंट या वन जिंक बोरान तो जिंक अगर प्रॉपर टाइमस पे तमी स्प्रे करो फ्लाई फ्लावरिंग गसान तमी अगर गई बोरान थोमुत यूत रिकमेंड सह कह बराबर कि स्प्रे करो बे टेस्टिंग तक अगर तक बोरान तमें लेवल नेरी वारिया इम्कान कि यह गि हाँ अनिल साहब इसमें आपकी हाँ प्रोफेसर अनिल साहब बोरान तो और जिंक तो है इसमें लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने इसमें कुछ और भी पेपर्स देखे ना जो हम इग्नोर करते हैं मॉलिब्डेनम वो भी जो है कुछ साइंटिस्ट आज के लिए बोलते हैं कि मॉलिब्डेनम की वजह से भी ये होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो वो एंजाइम एक्टिवेशन में काम आता है और पॉलिनेशन में भी उसका रोल है तो आगे जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उसमें हम उस पे हमने ये लिटरेचर बेस्ड है बोरान तो हमने किया है यहाँ जिंक का भी किया है उसको रिकमेंड करते हैं लेकिन मॉलिब्डेनम में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और लगाने पड़ेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि हैंड एंड चिकन जो है ना आप क्या बनाना हैंड एंड चिकन अड़ से बड़ लकट तो मगर रिलेटेड द नेक्स्ट ये शॉर्ट बेरी जो है ना ये चीज थी अब डिसऑर्डर मगर अत तो क्या फर्क अत मज तो प्रॉब्लम कि यम फल दश फल वो बेरी तम लक्चि मगर अत मज सह बड़ तो लकड़ अत लगभग सारी कि तम लकटी अत मज पॉलिनेशन प्रॉब्लम गम हालांकि इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थोड़ा विंड पॉलिनेट मगर अगर वो क्या पॉलिनेशन मज पॉलिनेशन व्यूर वन तप पे गिरता है ना तथ पे 3 दह लगा ओव्यूलस फर्टिलाइज चोर लक्यूल ओवरी ग्रेप्सन मज तथ लगा 3 दह सोनस वात तथ गसन सारी चीज बराबर तम कर बोरान जिंक मॉलिब्डेनम
अगर मैं सो सी तम कर पॉलिनेट गो सुता पे मगर सु कर ता फर्टिलाइजर है कि सु कैसे नॉर्मल ता साइज वाइज कि नेक्स्ट boron of zinc deficiency should be corrected you says won ki yes boron the zinc deficiency so गसन तीन करने क्या pre bloom application of backdrop कहां गया pre bloom application of GA at proper stage that through that ppm use जिबरलिक एसिड pre bloom bro ठीक है इसे ज्यादा अप्लाई करो नेक्स्ट अच्छा uneven ripening presence of green berries in a ripe bunch of colored berry it is a variety of character and problem in जो variety च ये छ क्या varieties अंदर गसा क्या छ गसा हम च रोजा आइटी ग्रीन ही आज छ गसा पपान छ मगर छ variety character culture pattern like cluster thinning girdling and use of growth regulators आसपास की शिफ्ट के पांचों जिबरलिक एसिड च पने recommendation pre bloom after bloom variation पत अगर maturity delay as करें तिम च करनी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रिकमेंडेशन तिम च बे गर्डलिंग यूज गर्डलिंग से करान कि अक्ष चटान इंदिन सम तम से क्या छु गसान तम से यूज कार्बोहाइड्रेट छु आसान सु छु बोन को रूटस को गसान के सु छु हेर के जमा गसान सु छु बन फ्रूटन को गसान मो सु छु ज्यादा सरोन दिन के अगर सु सोन को ता छु बनाइस कैंडियम पार्ट अगर सु दी छोन ना ये गैस के तेले पता हील अप बेशुली ज्यादा लेयर तो करूं के बेशुली एक से लंच पर बार-बार ही करूं के तो ऐसे ही गार्डनिंग अगर मुझे कि कल्चर प्रैक्टिसेस है कि यूज हुई ठीक है क्लस्टर थिनिंग चीज कर मतलब थिनिंग आज से शैटरिंग पाने के सेंस ऑफ फ्लावर शॉट था तुमची पाने वइस तेवा मगर थोड़ा बहुत ज्यादा अगर बासो फ्रूट सुच थिनिंग कर रहे हो ना तो ठीक है अगर आप फ्रूट एक्सेस गो अकीद साथ गसन कार्बोहाइड्रेट ड्रेन नेक्स्ट क्या यूज नेक्स्ट वीडियो बर्ड फॉरन गसन इन साथ फ्लावर शो छा टाइम रोड जहां तो रोड से इनिशिएशन गमत नेक्स्ट वीडियो तुस्ते फॉल छा मतलब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी छ थावन इन साथ इस ग्रेप छ छु इमीडिएट बेनिफिट छु क्या कस कि ये स्प्रे करियो तो इमीडिएट गोल है फायदे का शुद्ध कंपटीशन करो चलिए आगे अच्छा पिंक बेरीज ये छु गसान कुछ मजन की एंटी ब्लॉसम एंड तक छु गसान पिंक कलर इसके छु गसान युस तो ये साहिबी वगैरह छु करन ताशु कुछ कुछ मजी बराबर साहिबी अच्छा आई तो सब भी बना कि वो ग्रो साहिबी है ना ये सोच मशहूर है ये मगर तब क्या जो सब पते लेवल है कहीं नाम तो पास है एंड सोच के साथ ये पते ये साथ कस्टमर मार्केट वैल्यू छो सोच के साथ कम आगे चलो अच्छा बर्ड एंड फ्लावर ड्रॉप अगर एक्सेसिव बर्ड तो फ्लावर ड्रॉप हुआ इसको ना लिमिटेशन कैसे सो दैट्स ड्रॉप गसुन तो जो हुच बनाने सीएन रेशियो अगर सीएन रेशियो कम हो सीएन रेशियो कितने गए साइंटिफिक टर्म कि अगर तो नाइट्रोजन ज्यादा दी ना सीएन रेशियो कैसे कम गए नाइट्रोजन ये उल्टे टर्म यानी कि तकसीम कर इस हेरिम रकम छु सुजु कार्बन बनिम रकम छु नाइट्रोजन युता तो बनिम रकम बढ़े ना तकसीम मस ओवरऑल वैल्यू नेरी कम अगर 5 करो 10 तकसीम वैल्यू नेर के अगर 5 करो 20 तकसीम वैल्यू गसी वारे कम बना के नाइट्रोजन बड़ा मान सीएन रेशियो छु गसान कम लो सीएन रेशियो कैसे आसुन के हार्मोन लेवल ते कैसे आसुन बराबर न छु गसान फ्लावर ड्रॉप चलो आगे बेटा अच्छा मॉइस्चर स्ट्रेस इंबैलेंस सीएन रेशियो हाई एबीएन लो ऑक्सीजन अगर इसमें में अंदर हार्मोन से एफसीसी के सुचो का तो छु पाए कि ग्रेप्स छु आमी जो राइपनिंग छ यदि पापान छु कलर चेंज पाते आत्मन छु एफसीसी के एसिड ब्रेसिनो स्टेरॉइड ते इथिलीन छु तिम त्रे हार्मोन यहन इंपॉर्टेंट रोल छु इस गसन तमस जाडी के मगर छन याद कि हार्मोन इन छु तिम छु वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मन अच्छा ईश्वर आई कथकत में छु थॉमसन सीडलिंग वगैरह प्रिवेंट मॉइस्चर स्ट्रेस स्प्रे एनएच ऑक्सीजन नेचुरल एसिटिक एसिड बिफोर एंथीसिस मिसाल फ्लावर आसन में ओपन गसने तमिस गसी आत्म स्प्रे कर जिंक द बोरान छु बे इस पे मैडम में अटैच वन कैनोपी मैनेजमेंट स्वच्छ वारे इंपॉर्टेंट बे जिंक द बोरान छु वारे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नेक्स्ट अच्छा ब्लॉसम एंड रॉड इस पे विचार छु कि इस कैल्शियम अगर कमी आसन छु ज प्रॉब्लम यम कैल्शियम से छु अगर कैल्शियम कम आसी आप छु गसान ये ब्लॉसम एंड रॉड इस पेटम तस्वीर छ बे छु बनी क्रैकिंग इस चेरी पंस लंचस फ्रूट तम से कन छु क्रैक गसान फ्रूट इंसान का मॉइस्चर स्ट्रेस आसे कट कर अचानक मेहनत आ छु कैन वैरायटी में या स्किन फट तोन छ आसान छु फटा मगर अम कि युसत ये स्किन छु अम मजबूती खतर छ आसान कैल्शियम जरूरत
को कैल्शियम स्प्रे ती पज तमीज एज पर रिकमेंडेशन कर नेक्स्ट अच्छा बैरनेस ऑफ वाइन यानी कि युस ते वनी पने वाइन यत वनान छ दश फर यस वनान छ या दश कुल यत वन तो तुई अगर तो यमस युस तुई प्रूनिंग ट्रेनिंग पे लेक्चर आसो दिनु यम तक स्पर्टिकेन्स वगैरह छ अगर तो तुम तिथकन सेटिव कि अत रूदी नु के नेक्स्ट सीजन मज आसी बंजर नेक्स्ट सीजन वाज क्या आसी बंजर अच्छा वना बैरनेस अच्छा फेलियर ऑफ फ्लावर फॉर फॉल्टी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग यानी कि अत वन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि तय करो फिजियोलॉजी तिथकन अहमजन आपने फिजियोलॉजी को ऐसे उसको मतलब डिस्टर्ब किया कि आगे इसने कुछ दिया ही नहीं। मेरे से ज्यादा आपको फ्रूट्स एंड जो है ना उसको बताया होगा कि अगर आपने ये किया तो इसको कहते हैं बैरनेस ऑफ वाइन, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट अच्छा नाउ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस जो इसमें ना जो हमारा क्रैक्स था इस प्रेजेंटेशन का, नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस कि ये डिसऑर्डर कैसे है, डिसऑर्डर ड्यू टू पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी। देखो पहले हमने प्लीज पे अटेंशन हियर ऑन दिस, हमने कैटेगरीज की, हमने बोला कि जो भी डिसऑर्डर है किसकी वजह से होता है, अगर लिविंग थिंग्स की वजह से हो तो उसको हमने बोला कि डिजीजेस वगैरह जो इंसेक्ट्स वगैरह से होते हैं अलग बोला उसको, और जो हमने बोला कि उनके बगैर जो डिफरेंट कॉजेस थे एनवायरनमेंट न्यूट्रिशन सब कुछ जो हमने जेनेटिक भी देखे उसको हमने क्या बोला कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसका एक हमने ओवरव्यू लिया। लेकिन ये ओवरलैप कहाँ होते हैं, ये ओवरलैप वहाँ होते हैं कि जो मैंने पहले एक क्लू दिया था, ओवरलैप यहाँ होते हैं कि जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, मान लो किसी जगह उसने बाहर से श्रिवल कर दिया या बंच स्टेम नेक्रोसिस जो हो गया, फिर पैथोजन भी आते हैं। अगर आपकी फिजियोलॉजी में आपको अंदर इम्यूनिटी नहीं है, आपके न्यूट्रिएंट बराबर नहीं है, क्या आ जाएंगे वहां पे पैथोजेंस, तो आपको ज्यादा डिजीज को भी फेस करना पड़ेगा। दूसरा ओवरलैपिंग पॉइंट क्या है, ये दस नहीं आपके किस पेट मिला आप जो किस व्यक्ति करा ब्याक छु बेस व्यक्ति सुच कि मन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें कहीं ताकि तो उसका डिजीज तो सुकन डिजीज तू छु लगावा था पेस्टिसाइड हर्बिसाइड नेमेटिसाइड यम टिश ना तुम छु ब्रॉड कैटेगरी बना पेस्टिसाइड सो कांति पेस्ट पेस्ट को कांति त्यो चीज जो सोनिस मालो ज्यादा कुलन कटन कुंति वाता नुकसान एनीथिंग दैट brings harmful effect on our livestock, animals, plants, structures. तक वनोस पेस्ट अश तक पद करा पेस्टिसाइड पति यूज क्या कर हालांकि आयत उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की आयत वशु तो आयत हाउ डिजीज तुशु छका मगर आप कैटेगरी बने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यदनस तु पेस्टिसाइड वगैरह छु छका तिम छु बजाते खुद करा प्रॉब्लम यानी कि फार्मर छु दवा कि मैं हमें बीमारी कदरा दवा छिको अच्छा गोवाती तब एक हेगु दी एग्जांपल्स छु ये 2,4 डाइक्लो ये डाइक्लोफिनाइल एसिटिक एसिड है ना 2,4-D है तो वशु कि अगर तो इसके वशु इशु का हो जनरल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है कोई नए कोई क्या है डिजीज है, ये किसकी वजह से हुआ है, जो हमारी ये टॉक्सिसिटी हुई अगर इसको ज्यादा स्प्रे किया जाए ट्राइक्लोपाइड जो है फ्लोरोक्लोपाइड ये तो ऑक्सीजन है ना हां 4D एक्ट वैसे ऑक्सीजन ब्रॉड लीव्ड जो है ना बट इसको वीडिसाइड भी यूज किया जाता है, वो क्वांटिटी बढ़ेगा तब होगा, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं सर। उसके बाद ये ग्लाइफोसेट भी यूज किया, हां मैं आपको बताता हूं ये जो है ना डिसऑर्डर्स आप पहले इसको अंडरस्टैंड करें। हां समझ गया डिसऑर्डर्स ड्यू टू पेस्टिसाइड, आपको पेस्टिसाइड वन रीजन और द अदर छिड़कने पड़ते हैं एज अ फिजियोलॉजिस्ट आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। जैसे आपको 2,4-D है ब्रॉड लीव्ड के जो आपको है ना डाइकट जो आपको ब्रॉड लीव्ड ये है वीड्स वगैरह आप उसको छिड़कते हैं जहां वीड प्रॉब्लम ज्यादा हो, लेकिन अगर आपने रिकमेंडेड कंसंट्रेशन नहीं की दैट कैन कॉज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मैं यहां पे अदरवाइज ये एक्ट करता है एज ऑक्सीजन। हां ये तो ऑक्सीजन है और दूसरा ये ग्लाइफोसेट से जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड में आपको ये वही तो कह रहा हूं उन्हीं के ग्राउंड पे करेंगे ना ऊपर फोलियर पे हमें ड्रिफ्ट होता है ड्रिफ्ट होता है ना, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर वो मतलब ऊपर चढ़ गया ड्रिफ्ट हो गया तो उससे जब आपको सिम्पटम्स आएंगे वो सिस्टमैटिक है, ये सिस्टमैटिक है ग्लाइफोसेट सिस्टमैटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये नहीं देखता है कि कौन है क्या नहीं है, अगर सिस्टमैटिक हो जाएगा ये तो आई रिपीट माय सेल्फ कि मैं क्या कहना चाहता हूं व्हाट आई वांट टू से ये कोई बाजार को फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का है नहीं, लेकिन कैसे बनता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप किसी मकसद के लिए हर्बिसाइड वगैरह मैंने कहा पहले वो पेस्टिसाइड में आते हैं, नेमेटिसाइड हर्बिसाइड बैक्टीरियासाइड बायोसाइड ब्रॉड टर्म हम कहेंगे पेस्टिसाइड,
वो आपका अलग कैटेगरी है, पैथोलॉजिस्ट बताएगा कब कौन सा छिड़कना किस से। लेकिन टू माय कंसर्न कि आपको वहां ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत तरीके से वो हाई कंसंट्रेशन में छिड़का, जो एक कॉमन है, जैसे हमारे फार्मर समझ सकते हैं, आपको लगेगा कि मैंने तो किसी मकसद के लिए छिड़का था। जब आप ऐसे सिम्टम्स देखोगे, पहला हमारे जहन में जो आता है वो यही आता है कि कोई, कश्मीरी में हम कहते हैं अच्छी पुलिस जब आते हैं अच्छी बेमोरिज्म। तो पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर कि ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हो, आपको उसको टिश्यू को टेस्ट करवाने आना है, पैथोलॉजी वो देखेंगे कि इसमें कोई पैथोजन है भी कि नहीं। अगर आपने, वो एक शायर है ना जो उसको दर्द बढ़ता गया जूझू दवा की, है ना कोई शायर, मीर तकीका की सोदा का मैट्रिक में पढ़ा था, अभी पूरा याद नहीं है। दर्द बढ़ता गया जूझू दवा की, आप लगाओगे और पेस्टिसाइड तो प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाएगी, ठीक है, जबकि उसकी जरूरत है। तो पहला यह है कि ये इन तरीके का सिम्टम्स आसान तथ गो पैथोलॉजिस्ट सह वुच कि अच्छा का पैथोजन कि न करो और ती छिड़को वापस बे दवाइयात ये सत ऑलरेडी मसलो गोमुत, ठीक है। अच्छा ये जय ग्लोफोसेट, नॉरफ्लोरोजन, नेक्स्ट। अच्छा पेस्टिसाइड्स ये आप देख सकते हो कि देखो आप जैसे ये है, आपको प्लांट पर बेस प्लांट्स पर ट्रांसमिट गसा, अगर तुम वुचान फिजियोलॉजिकल अच्छा कैटेगरी थी एब्रप्ट गसा जन में पगह अचानक मार्चस में तूर पगह वो तुम सारे वाइन हूं यथ लीवस पे सिम्टम तुथी सिम्टम बेस लीवस पे अह ग्रेजुअल चेंज आसान कि वो क्या तरीके हेको वो जिससे हम बाय विच वी कैन डिटरमाइन कि वेदर द प्रॉब्लम इज ड्यू टू द सम पैथोजन और ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। In the context where we promote natural farming, where we promote organic farming, it is all the more important. ये और ज़्यादा important है हमारे लिए कि हम indiscriminate use ना करें। उसमें बहुत ज़्यादा important है कि जितना हमें पैथोलॉजिस्ट ने बोला छिड़कना, पहले कंफर्म होना चाहिए कि ये कोई पैथोजन है। जब कंफर्म हो तब छिड़कना। ऐसे ही किसी भी डीलर वगैरह के पास नहीं जाना है कि हमने छिड़क लिया, वो हमारी प्रॉब्लम। और उससे क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। जो मैं खासकर मैं देख रहा हूँ एंटरप्रेन्योर और फार्मर्स, आपका जो खर्चा बढ़ेगा, एनवायरनमेंट गंदा होगा और आपकी जो कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी कम। जितना आप पेस्टिसाइड वगैरह कम यूज करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। सर जब हम पीएच लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेंगे या नहीं? हाँ? उसमें तो वो भी देते हैं ना, जब आप सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं ना, वो तो हमें जरूरी है, वो भी दे। थोड़ा अगर कैल्शियम का करा इस्तेमाल कलर का सपा हाँ बिल्कुल। ये पता हो छुटे मतलब पान आप एक्सेप्ट करा इशा सही का उस्माना वो पोटेशियम छु ना जने ये मैग्नीशियम कैल्शियम तो पोटेशियम इन ची एंटागोनिस्ट गो तथ खतर छ पत वुछन कि पोटेशियम लेवल छ बराबर प्लांट्स के ना अश नोनो त अश इम्बैलेंस करा यु जन छु पोटेशियम ते मैग्नीशियम जन छु बे कैल्शियम जन छु। कैल्शियम अगर ज्यादा है मैग्नीशियम तो पोटेशियम छु कम गसान तथ साइंटिफिक बेसिस मंदिर चैनल्स छ आसान पोटेशियम ते जन छु यम साथ स्टेज पे फ्रूट साइंस वाले छु वन मुझे कैल्शियम छु वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू सेल वॉल स्ट्रेंथ कैल्शियम पेप्टाइड टू सेल वॉल छु मजस बना तुम फॉर्मम छु बिल्कुल सही मगर तथ छु पोटेशियम लेवल में इस प्लांट्स एक करान कम आई मीन वन टिश्यू एनालिसिस पोटेशियम लेवल है पर खन दे के निशा को खाद जो तो पोटेशियम से रिकमेंडेड खाद उससे आसान सही होती है सही देवा मगर डोजन में सही डोजन में डॉक्टर साहब बोरान का रोल कैल्शियम बेचता है बोरान का एनर्जेटिक इफेक्ट हां वो तो बोरान जो है ना कार्बोनेट वगैरह कैल्शियम दे रहा है और सेल वॉल में कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड हां वो सेल वॉल में सब हेल्प करते हैं ना सर देवन का हीट मुझे का होवन तो कि अगर मतलब क्लाइमेट चेंज अगर इशरा गसान विश्वासन दच खतर युत ताप है तो दे है चिकन हेज नावी तेल अगर ताप हो कुछ वो लगा फ्लावर्स बस अच्छा है चिकन कुछ वो रहता है आप मुझे युस्ती बना जो कि ताप तो आजस होता अस कर न कशीर मुझे कि कर यू शुड टेम्परेट बजाय शुड टेम्परेट क्रॉप यू शुड वांट ट्रॉपिकल रीजन मस्ते जो शायद बाहर पुणे वगैरह में भी बहुत बे पता तक छ तिमन प्रॉब्लम सॉल्व करने तिम छ पत तिथे करा प्रूनिंग ट्रेनिंग तिम छ लीव्स हिन त शेड थमा मतलब मानो कि अपना प्रोग्राम के हम सबको ने सोरी कवर करे कि हर जगह से पाने पाने पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आसान वो युसा फार्मर ऑफ मनन वाइन जो ग्रो करा तम छ पानी हिसाब वुछन कि मैं मगर अछि बना कि पोटेंशियल क्या क्या प्रॉब्लम है कन किसी तो छ डॉक्टर
सह वनान इंसान हेकन यम प्रॉब्लम वसित तम मतलब गो कि तम गसन सारी अक्सी इंसानस तया मे का समझ पर्टिकुलर टेम्परेचर विर फिर ना विर फिर पॉलिनेशन यम साथ बारिश गसान क्या टेम्परेचर रोजान इसके विर फिर प्रवीण नो वन अदरवाइज बस समझान मैम मे कोर सरस अर्ज कि युस यम सोचान कि अत रोज मतलब ताप अत मन बोरान कमी गसान कि यह कुन हदस तक सही साइंस यह कत मानान कि वन क्या ताप से बोरान ताप से बोरान कमी गसान कि यूत कि ताप रोज ना हेन चेक प्रॉब्लम गसान कि हेन चेक वो टेम्परेचर वो वेटनेस गसन पॉलिनेशन वो वन वीर फ्यूट गसान तम वि सही टेम्परेचर बे मंत्र शुगर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स तथ खतर प्रॉपर टेम्परेचर जरूरत वो सन बर्न गसान यह पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज ज्यादा हाई गसान फ्रूटस एक्सपोजर बे वो तुम यह हर एंगल फ्रूटस कि साउदर्न मतलब इस फीसिंग साइड ताप शाम वसून कंटिन्यू तमें साइड बर्निंग गसान ज्यादा मगर तेल तह टेम्परेचर ये मे वो नबर गन अलग तक गसान बर्निंग यह थवन याद कि अस रोजन कॉशियस कि क्या क्या प्रॉब्लम हेकन गई मगर अमे मतलब गो कि सारे प्रॉब्लम गसन एक्सी सर सर शुक्रिया बे अत मुतल सरन बह वन मैडम तुम सी कत पकड़े तो ब्रो पानस के ताकि मे वो तब वॉइस सब आसान सी कत पके वारिया ब्रो अत KVK पे सॉइल टेस्ट मतलब सन टेस्ट के सह गुस तौर वातन ताकि अस तैयार बे स्टूडेंट मे नश लगभग 10-15 मिनट सॉइल टेस्ट निमुत पत मे वो रिपोर्ट हिसाब पे वो अति त्रा क्या क्या वो सर न्यू अस वो पता लिहाजा अगर तुम थोड़ा गु साथ वो योर लिहाजा सॉइल टेस्ट गोस ये सजाद for this clear, concise and well organized presentation. आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से फैज़याब किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कश्मीर में जो हमें गैप्स है सो फॉर एज ग्रेप कल्टिवेशन इज कंसर्न चाहे जो भी हमें प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द कैनोपी मैनेजमेंट या जो भी डिसऑर्डर्स हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं इन जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी हमें लेक्चर्स रहे चाहे वो एक्सपर्ट्स हमें बाहर से आए या जो हमें स्कॉस के एक्सपर्ट्स हैं जिनकी सिर्फ ये कोशिश थी कि जो हमारे फार्मर्स हैं जो इस सनत के साथ वाबस्ता हैं इनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है हम वो किस हद तक जो है पूरा कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंसेस का जिन्होंने हमें मौका दिया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का, अपने कोऑर्डिनेटर्स का, डॉक्टर खालिद सर का, डॉक्टर अमीन साहब का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा स्टेप लिया जो इस टाइम हमारे फार्मर्स की नीड है, जो हमें बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो अंगूर है उसके रिलेटेड हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे ताकि वो साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक लाइंस पे अपनी जो अंगूरों की काश्त है वो कर सके और जो हमारे अंगूर है उनको बाकी मार्केट्स तक पहुंचा सके। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिनों पहले जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है वहाँ पे हमें एक टीम आई थी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स से, तो जैसे उन्होंने हमें थोड़ा बहुत अपना वो डिजीज़ मैनेजमेंट बताया तो हमारे जो फार्मर, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर रहीम साहब वो वहाँ पे खड़े हुए और कहा कि आप तो यहाँ पे हमें आए मतलब हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं लेकिन जो हमारे स्कॉस से हमारे जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो हमें टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट हर टाइम अवेलेबल होते हैं टू प्रोवाइड द एडवाइजरीज। तो इससे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रहीम साहब कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई एक ड्राइविंग फोर्स है कि नहीं अब हमें जो अभी लैकुनास है इस फील्ड में वो हम कैसे कैटर करें, वो सिर्फ आप जैसे पार्टिसिपेंट्स की वजह से। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंसेस के थ्रू कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स का, हमारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ आए। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा होगा जो आप अपने एकेडमिक्स में यूज़ कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू वन सेकेंड। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट इंसेक्ट पेस्ट क्वारंटीन्स वुचान नबर पे मटीरियल अगर नर्सरी गो तक प्रॉब्लम्स क्या क्या कम चीज़ एहतियात थवन ताकि तम पेस्ट अगर नबर योर गो कह
तब चाहे क्वारंटाइन साइंटिस्ट सह काम कर वो तथ नर्सरी क्या ज्यादा बागवान ज्यादा प्लांट्स तैयार करने की कोशिश कर लेक्चर का इंशाल्लाह बृहस्पति दो तो 2-3 लेक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मुझे उम्मीद इंशाल्लाह तो ये बृहस्पति दो इस करो तब साथ स्टार्ट है 10:30 स्टार्ट ठीक